एवरेस्ट की चोटी पर लहरा रहा होता तिरंगा, चाइना की भी हेकड़ी निकल चुकी होती। एक चूक ने गड़बड़ा दिया भारत का खेल, वरना नेपाल में दौड़ती भारतीय रेल। पूर्व राष्ट्रपति की किताब से खुलासा, नेपाल होता भारत का हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं दिया न्यूज। इमेजिन करिए कि अगर नेपाल हमारा स्टेट होता, यानी कि भारत का हिस्सा होता। काठमांडू से दिल्ली तक एक ही ट्रेन चलती, एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया जाता और गोरखा सैनिकों की पूरी फौज इंडियन आर्मी का हिस्सा होती। लेकिन ये सब नहीं हुआ, क्योंकि 75 साल पहले एक जबरदस्त ऑफर को ठुकरा दिया गया। आज की इस वीडियो में हम उस अनसुनी कहानी पर तगड़ी चर्चा करेंगे कि कैसे नेपाल के राजा त्रिभुवन विक्रम शाह ने हमारे पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को नेपाल को इंडिया में मिलाने का ऑफर दिया था। और अब जब नेपाल में जेनजी का रेवोल्यूशन चल रहा है, पूरा देश प्रोटेस्ट की आग में जल रहा है, तो ये पुरानी बातें फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। चलिए इसलिए जानते हैं कि पूरे मामले का सच आखिर क्या है। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट कर देते हैं, यानी कि नेपाल भारत की उस पुरानी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं जो इस पूरी घटना से जुड़ी हुई है। दोस्तों, 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन नेपाल उस वक्त राणा फैमिली के कब्जे में था। एक तरह का तानाशाही राज, जहां राजा सिर्फ नाम का था। किंग त्रिभुवन जो 1911 से गद्दी पर थे, वो राणाओं से पूरी तरीके से तंग आ चुके थे। वो चाहते थे कि नेपाल में डेमोक्रेसी आए, लेकिन हालात गर्म हो रहे थे। 1940 के आखिरी सालों में नेपाल की सियासी हलचल शुरू हुई। नेपाली कांग्रेस पार्टी बनी, जो इंडिया की आजादी की लड़ाई से इंस्पायर्ड थी। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी जोर पकड़ रही थी। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल बनी, जो राणा राजा को चुनौती दे रही थी। ये कम्युनिस्ट रूस और चाइना से प्रेरित थी। लैंड रिफॉर्म्स, बराबरी की बातें और राणाओं के खिलाफ हथियार उठाने की प्लानिंग की जा रही थी। जो राजा थे त्रिभुवन, उनको डर लगा कि ये कम्युनिस्ट मूवमेंट उनका राजपाट निकल जाएगा, क्योंकि राणा राज पहले से ही कमजोर पड़ चुका था। 1950 में बात हद तक पहुंच गई। जो राजा थे त्रिभुवन, उन्होंने इंडिया से मदद मांगी। वो दिल्ली में इंडियन एम्बेसी में जाकर शेल्टर ले लिए और नेपाली कांग्रेस साथ मिलकर राणाओं के खिलाफ रेवोल्यूशन उन्होंने शुरू कर दिया। इंडिया ने उनका साथ दिया। नेहरू ने किंग को साफ रखा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नेपाल कम्युनिस्टों के हाथ चला जाए या चाइना का प्यादा बन जाए। लेकिन रेवोल्यूशन के दौरान त्रिभुवन ने नेहरू को एक गुप्त ऑफर दिया। ऑफर था, नेपाल को इंडिया का एक प्रांत बना लो, यानी पूरा मर्जर, यानी कि नेपाल इंडिया का हिस्सा बन जाए। त्रिभुवन को लगा था कि इंडिया की मजबूत सरकार और फौज कम्युनिस्ट खतरे को कंट्रोल कर सकती है और उनका राज सलामत रहेगा। ये ऑफर 1950 से 51 के आसपास का था, जब दिल्ली में डील्स की बातें चल रही थी। लेकिन नेहरू ने इस ऑफर को बड़े प्यार से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि नेपाल एक आजाद देश है और इसे आजाद ही रहना चाहिए। नेहरू नहीं चाहते थे कि दुनिया इंडिया को एक ऐसा देश माने जो छोटे देशों को निगल लेता है, खास करके तब जब इंडिया आजादी की बात एशिया में बहुत बड़े तौर पर कर रहा था और वो भाईचारे को बढ़ाने की बात भी कर रहा था। नेहरू का सपना था कि एक शांतिपूर्ण पड़ोस बने, जहां छोटे देश अपनी आजादी बरकरार रख सके। अगर वो ऑफर मान लेते तो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की इमेज खराब हो सकती थी। लोग कहते हैं कि अरे, ये तो ब्रिटिश राज जैसा बिहेव कर रहे हैं। साथ ही नेहरू को भरोसा था कि नेपाल को आजाद रखकर भी इंडिया का दबदबा बना रहेगा, बिना किसी जबरदस्ती के। आपको बता दें कि जेनजी आंदोलन के बाद ये कहानी फिर से चर्चा में है, और वजह है लेट प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की किताब, जिसका नाम था द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। इसमें उन्होंने लिखा था कि त्रिभुवन का ऑफर नेहरू को मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और मजेदार बात पता है क्या है? मुखर्जी कहते हैं कि अगर यही ऑफर इंदिरा गांधी को मिलता तो वो शायद मान लेती और नेपाल भारत का हिस्सा होता, क्योंकि इंदिरा ने 1975 में सिक्किम को इंडिया में मिलाया था। सिक्किम भी एक आजाद रियासत थी, लेकिन वहां के लोगों के प्रोटेस्ट और चाइना के खतरे को देखते हुए इंदिरा ने रेफरेंडम करवाया और सिक्किम को इंडिया के 22वें स्टेट बना दिया। मुखर्जी लिखते हैं कि नेहरू का फैसला एक डिप्लोमेटिक मास्टर मूव तो था, लेकिन इसका असर भविष्य में दिखेगा, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। नेपाल इंडिया रिलेशंस में अब तनाव है, बॉर्डर के झगड़े हो रहे हैं और चाइना का अब दखल हो रहा है। सोचिए, अगर नेहरू ने हाँ कर दी होती तो आज का नेपाल इंडिया का एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होता। इकोनॉमिकली नेपाल इंडिया के साथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ होता। हाइड्रो पावर से इंडिया को बहुत अच्छी बिजली मिल रही होती। टूरिज्म में धमाका हो गया होता। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले इंडियन पासपोर्ट दिखाते और गोरखा रेजिमेंट को और ताकतवर बना दिया जाता।
नेपाल की जीडीपी जो कि आज तकरीबन सिर्फ $40 बिलियन की है, वो इंडिया के साथ मिलकर कई गुना बढ़ सकती थी। नेपाली फेस्टिवल इंडियन कल्चर का हिस्सा होते, लेकिन दूसरा पहलू क्या है? जी हाँ, दूसरा पहलू ये है कि नेपाली आइडेंटिटी शायद गुम हो जाती। नेपाल का यूनिक कल्चर, उनकी भाषा, उनकी परंपराएं, ये सब शायद दब सकते थे। लोकल लोग बगावत भी कर सकते थे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ ग्रुप्स ने की है। साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया को एक दबंग देश मानती, जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों के साथ रिश्ते और बिगड़ सकते थे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि नेपाल में जेंजी का जबरदस्त मूवमेंट चल रहा है। पुलिस से झड़पें, आर्मी तैनात और खबरों के मुताबिक 22 लोग मारे जा चुके हैं। पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन विरोध करने वालों को नई सरकार चाहिए, जिसमें कि कोई पुराना पॉलिटिशियन होना नहीं चाहिए। लेकिन इसी बीच प्रोटेस्ट नेहरू त्रिभुवन वाली बात को फिर से जिंदा कर रहा है। सोशल मीडिया पर जेन जी मीम्स शेयर कर रहे हैं कि नेहरू ने मना किया, अब हम भुगत रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर नेपाल इंडिया का हिस्सा होता तो शायद स्टेबिलिटी ज्यादा होती, इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर होती और करप्शन कम होता। लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ अंदाजा है। नेपाल की आज़ादी ने उसे एक यूनिक पहचान तो दी, उसका कल्चर, उसकी परंपराएं सब बच गए। लेकिन चाइना के साथ बढ़ते रिश्तों ने इंडिया को एक टेंशन दे दी है, जैसे कि बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स और बॉर्डर के झगड़े। अगर मर्जर हो जाता तो चाइना बॉर्डर पर इंडिया की पोजीशन मजबूत होती और हिमालयन सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स शायद पूरी तरीके से सॉल्व हो जाती। 1950 के बाद नेहरू ने नेपाल को आज़ाद रखा, लेकिन 1950 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन हुई, जिसमें ओपन बॉर्डर्स और इकोनॉमी को कॉपरेशन की बात कही गई थी। लेकिन वक्त के साथ नेपाल में इंडिया के खिलाफ फीलिंग्स बढ़ गई, जैसे कि वाटर रिसोर्सेज पर झगड़े और मैप। 1989 में इंडिया ने नेपाल का ब्लॉकेट किया, जिसके बाद नेपाल चाइना की तरफ झुक गया। अब 2025 में जो विरोधी हैं, उनके बीच कुछ लोग इंडिया से मदद मांग रहे हैं, जबकि चाइना कह रहा है कि नेपाल जल्द ही हालात कंट्रोल करे, क्योंकि उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो दांव पर है। मुखर्जी लिखते हैं कि नेहरू का फैसला भविष्य को प्रभावित करने वाला था। आज नेपाल में अस्थिरता दिखी। 1996 से लेकर 2006 तक नेपाल में मायोनिस्ट विद्रोह हुआ, जो कम्युनिस्ट जड़ों से आया था, और अब जेनजी का रेवोल्यूशन। अगर मर्जर हो जाता तो शायद ये सब ना होता, लेकिन इंडिया को भी चुनौतियां झेलनी पड़ती, जैसे कि नेपाली ग्रुप्स की ऑटोनॉमी की मांग। ये कहानी बताती है कि हिस्ट्री के फैसले का असर पीढ़ियों तक जाता है। नेहरू का मना करना स्मार्ट डिप्लोमेसी थी या मिस्ड चांस, ये बहस का मुद्दा है। लेकिन आज जब नेपाल का यूथ बदलाव मांग रहा है, ये पुरानी स्टोरी हमें याद दिलाती है कि पड़ोसी देशों की पॉलिसी कितनी अहम है। अगर आपको लगता है कि नेपाल को इंडिया का हिस्सा होना चाहिए था, तो कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।